सो हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे प्रोसेसेस जो कि हमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर करने पड़ते हैं। और उस प्रोसेस के बीच में आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ओके, सो आप लोग इस वीडियो को एज अ गाइड देख सकते हो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस आता है वो होता है ग्रुप सिलेक्शन। मतलब कि आपको आपके बैचमेट्स में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है जो कि आपके साथ वर्क करेंगे उस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। जैसे कि मेरे कॉलेज के अंदर टोटल 3 लोगों का ग्रुप बनता है, तो आपको 2 लोग और सिलेक्ट करने पड़ते हैं। एंड मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक शायद आप लोगों ने आपके जो टीममेट्स हैं वो सिलेक्ट कर ही लिए होंगे। ओके, मेक श्योर कि आप जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हो वो कोऑर्डिनेटिव और कोऑपरेटिव हो। एंड इस चीज़ के लिए आप लोग फ्रेंड्स होने का बायस मत करना, जो हार्डवर्किंग दिखे उसे ही लेना। इवन इस चीज़ पे वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मतलब कि कुछ लोग होंगे क्लास के अंदर जो कि फाइनल ईयर को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि उन्हें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता क्या है, राइट। तो आप लोग ये देख के करना कि अगर आपके लिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उन्हीं लोगों को चुनना जिनको ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे। एंड अगर अभी वैल्यूज़ की बात चल रही है तो लेट मी टेल यू कि ये चीज़ पर्सन टू पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिफर करती है। जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो इंपॉर्टेंस है, मतलब इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा डिफर करती है। कोई इंस्टीट्यूट कोई कॉलेज ऐसा होगा जिसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, एंड कुछ लोगों के वो लोग शायद डिग्री भी अटका दे इस चीज़ की वजह से। एंड कोई इंस्टीट्यूट ऐसा होगा कि जो बनाया दिखा दो, ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ओके, और ये जो वैल्यूज़ है वो डिफर करती है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, इवन पर्सन टू पर्सन, जैसा कि मैंने कहा। बट अगर आप मेरी बात मानो तो आप इस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ना ही प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि आपको एक्चुअली काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे, जैसे कि आप जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो उस टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीखोगे, साथ साथ में टाइम मैनेजमेंट भी सीखोगे, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी सीखोगे। साथ में आपको टीम वर्क के अंदर काम करना पड़ेगा, आप कोऑर्डिनेट करोगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखोगे एक्चुअली। एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स भी आपके अंदर आ जाएगी क्योंकि आपको सब कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा सबके सामने। सो इस वजह से इस चीज़ को आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। सो ग्रुप सिलेक्शन के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है वो होता है प्रोजेक्ट आइडिया। बट इस टॉपिक के पहले मैं आपको 2 और टॉपिक बताऊंगा जो कि है टेक्नोलॉजी एंड मेंटर। ओके, तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज़ में डेवलपमेंट करना चाहते हो। या तो वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, या तो वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया, या तो वो डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट हो गया। ये 3 डेवलपमेंट एरियाज है जहाँ पे मोस्टली लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको कोई और फील्ड चुननी है तो आप उसमें नहीं जा सकते हो। जैसे कि मेरे कॉलेज के अंदर भी जिसको आईओटी में जाना था उसने आईओटी प्रोजेक्ट बनाया था। इसके लिए आपको एक्चुअली अपने इंस्टीट्यूट से बात करनी पड़ती है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं ये वाला प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि नहीं। तो वो लोग आपको गाइड कर देंगे कि हाँ आप कर सकते हो कि नहीं। तो थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंस है, बट मेनली आप ये 3 चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं मोस्टली लोग। अब अगर आप कोई डेवलपमेंट फील्ड चुन भी लेते हो जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, तो वेबसाइट डेवलप करने के भी काफ़ी सारे वेज है, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है। जैसे कि आप पाइथन के थ्रू जैंगो फ्रेमवर्क यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हो, या तो पीएचपी के थ्रू लारावेल फ्रेमवर्क यूज़ करके वेबसाइट बना सकते हो, या तो आप जावा के थ्रू स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूज़ करके आपकी वेबसाइट बना सकते हो। तो काफ़ी सारे अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं ये चीज़ करने के। इवन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी अगर आप एंड्रॉइड ऐप बनाना चाहते हो तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू बना सकते हो, वरना एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे, फ्लटर नाम के प्लेटफॉर्म पे ये दोनों ऐप बना सकते हो। काफ़ी सारी वेज एंड काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज है जिसको आप यूज़ कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर। सो इस वजह से आपको काफ़ी अच्छे से ये चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी डेवलपमेंट करनी है। सो ये चूज़ करते हो आप अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखना कि कौन सी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है आजकल जो चल रही है। ओके, जैसे अगर मैं बात करूँ तो पीएचपी थोड़ा सा ग्राफ में कम जा रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी कि पीएचपी अभी थोड़ी कम यूज़ होने लगी है, ठीक है। और इसी तरह अभी फ्लटर के थ्रू अगर आप 2 चीज़ें बना सकते हो तो एंड्रॉइड स्टूडियो की जगह आप फ्लटर यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको और एडवांटेज देगा। वो एक नई टेक्नोलॉजी है इस वजह से। तो इस तरह से आपको एक्चुअली कैलकुलेशन करने पड़ते हैं कि मैं कौन सी चीज़ यूज़ करूँ। इवन इसके अंदर एक और फैक्टर आता है जो कि आपकी अवेलेबिलिटी, मतलब कि आपके आसपास, आपकी एरिया में, आपकी सिटी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपको फ्लटर सीखना है लेकिन आपके एरिया के अंदर या आपकी सिटी के अंदर कोई फ्लटर सिखाने वाला है ही नहीं, तो आप फिर अटक जाओगे। तो आपको ये भी देखना है कि आपके आसपास कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं या तो मेंटरशिप की बात करूं, तो यहाँ पे 2 टाइप के लोग होंगे। सबसे पहला जो टाइप है वो ऐसे लोग होंगे जिनको पहले से ही कोई अच्छे से टेक्नोलॉजी आती है, मतलब कि किसी को वेबसाइट बनाना आता है फॉर एग्जांपल, एंड वो लोग अभी कुछ नया नहीं सीखना चाहते बट कोई आईटी फर्म के अंदर इंटर्नशिप करना चाहते हैं। ओके, एट द एंड आपको इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे आपके कॉलेज में देने के लिए। तो आप कोई आईटी फर्म में जाके एज एन इंटर्न काम कर सकते हो एंड वहाँ के प्रोजेक्ट लेकर के अपने कॉलेज को वो सर्टिफिकेट दे सकते हो। वरना आप कोई नॉन आईटी फर्म में जा सकते हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके कोई रिलेटिव हैं, आपके कोई पहचान में कोई होटल वाले हैं एंड उनको अपनी कोई वेबसाइट बनानी है,
तो आप उनसे भी प्रोजेक्ट ले सकते हो एंड एट द एंड वो आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे करके देंगे। एंड ये सिर्फ होटल के लिए नहीं, आप कोई बेकरी शॉप में भी जाओगे या जिम में भी जाओगे तो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि नॉन IT फॉर्म्स में जा करके उनके लिए ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कि जिम मैनेजमेंट हो गया, बेकरी मैनेजमेंट हो गया, ऐसा कुछ। तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको एक्चुअली सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कोई ऑनलाइन कोर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें करते हैं, या दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो एक IT फर्म के अंदर जाते हैं एंड पहले ट्रेनिंग लेते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं एंड उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। एंड मेनली आपको बहुत सारे स्टूडेंट ये दूसरे टाइप के मिलेंगे जो कि एक्चुअली कोई IT फर्म के अंदर जा करके ट्रेनिंग ले करके फिर अपना जो प्रोजेक्ट है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अब अगर आप लोग ये दूसरे टाइप में आते हो तो मैं एक चीज़ से आपको अवेयर करना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो IT फर्म्स होती है वो अपने ट्रेनीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। ओके, भले ही वो लोग स्टार्टिंग में आपसे अच्छे से बात करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि आप शायद जो ट्रेनिंग फीस है वो पे कर देते हो, उसके बाद वो आपके ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से अवेयर होना पड़ेगा कि आप सही IT फॉर्म ही चूज़ करना, सही मेंटर ही चूज़ करना। एंड इसके लिए आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो कि उन्होंने ये चीज़ कहाँ से की थी एंड वो आपको एडवाइस देंगे कि ये चीज़, ये वाली फॉर्म अच्छी है, ये वाली कंपनी अच्छी है, तो आप यहाँ पे जा करके ट्रेनिंग लो। मैं ये चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ बैचमेट्स थे जिनके IT फॉर्म में उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया गया एंड वो लोग सेल्फ स्टडी करते थे, वो लोग खुद से सब कुछ करते थे, इवन पैसे पे करके। ओके, सो दिस वॉज ऑल फॉर द टेक्नोलॉजी एंड द ट्रेनिंग। अब आते हैं हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। सो आपकी टीम को, आपके कॉलेज को प्रोजेक्ट आइडियाज़ देने पड़ते हैं। जैसे कि मेरे कॉलेज के अंदर मुझे 5 प्रोजेक्ट के आइडियाज़ देने थे इन अ प्रायोरिटी, मतलब कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी किस प्रोजेक्ट को देनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एंड उसके बाद वो लोग उसमें से एक सिलेक्ट करके हमको बताते हैं कि दिस वन इज़ बेटर एंड डू दिस। ओके, तो इस तरह से आपको ही पहले कुछ प्रोजेक्ट के आइडियाज़ देने पड़ेंगे आपके कॉलेज को एंड देन वो लोग उसमें से सिलेक्ट करके आपको देंगे। ओके, अब ये चीज़ ऐसी है ना कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर कर सकता है। मीन्स आपके इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसी चीज़ शायद ना हो, आपको डायरेक्टली फाइनलाइज करना हो आपका प्रोजेक्ट आइडिया, बट ये चीज़ इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिफर करती है। सो अब आप लोग अपना प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपने दिमाग से हटा दो, वो ये चीज़ है कि आप लोग पहले से ही अपने दिमाग में ये रखो कि मैं कोई भी प्रोजेक्ट आइडिया कॉपी नहीं करूँगा। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं एंड उसमें से वो लोग सोच लेते हैं हाँ ठीक है ये वाला सही है, वो करेंगे। बट ये चीज़ मत करना कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले से ही बना हुआ है एंड आप डिट्टो वही प्रोजेक्ट आइडिया कॉपी करो। ठीक है, आप थोड़े से क्रिएटिव हो, थोड़ा सा यूनिक करो। इसका मतलब ये कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक प्रोजेक्ट देखते हो, कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट देखते हो, उसमें आप कुछ चीज़ें देखो, कुछ डाउनफॉल्स देखो कि यार इस वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसमें अगर ये फीचर्स होते हैं तो ये चीज़ काफ़ी सही हो जाती। तो ये एक्चुअली एक नया मॉड्यूल बन जाता है, एक नया प्लेटफॉर्म बन सकता है। ऐसी कोई आइडिया आपको सोचनी चाहिए। मेरा जो एक्सपीरियंस था, तो हमारा जो आइडिया था वो सेकेंड ईयर से ही रेडी पड़ा था कि हम लोग इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, बट हमें 4 और आइडियाज़ देने थे, जिस वजह से हम लोगों ने एक्चुअली 2-3 दिन लगाए, अलग अलग वेबसाइट्स चेक की, अलग अलग आइडियाज़ चेक किए एंड देन उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरे को असाइन कर दिया था कि तुम लोग भी अपने आइडियाज़ लाना। फिर हम लोग आपस में ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा आइडिया अच्छा है एंड इसमें हम लोग क्या और कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको एक आइडिया दूँ कि जैसे कोई फैंसी ड्रेस की शॉप है जहाँ पे आप रेंट पे ले सकते हो फैंसी ड्रेस, वो अगर आप लोग ऑनलाइन लेकर जा सकते हो तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ हो गई। एंड इस चीज़ में आप और कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि अभी यहाँ पे यूज़र टू यूज़र लोग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मतलब एक यूज़र के पास पहले से ही फॉर एग्जाम्पल चनिया चोली है एंड अगर वो उस वेबसाइट पे चनिया चोली रेंट पे देना चाहे तो यूज़र टू यूज़र ये C2C वाली वेबसाइट बन सकती है, एक फैंसी ड्रेस C2C वेबसाइट, राइट। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया जो कि एक्चुअली मैंने जब ये वीडियो शूट करा था तब मुझे आया। तो आप भी ऐसा कुछ सोच सकते हो। आप कोई भी आइडियाज़ देख रहे हो एंड उस आइडिया के ऊपर आप खुद का क्रिएटिव टच डालोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो उसी की वे में यूनिक लगेगा। इवन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब इतना भी छोटा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टू डू लिस्ट बना दिया आपने, वैसे भी प्रोजेक्ट नहीं रखने आपको, तो आपका तो शायद फैकल्टी उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देगी। एंड दूसरा जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए। एंड मैंने ये चीज़ भी देखी है कि मेरे कॉलेज के अंदर मैंने एक बार मेरे सीनियर को देखा था कि वो लोग एक एंड्रॉयड ऐप बना रहे थे, बट उनकी एंड्रॉयड ऐप फिनिश ही नहीं हुई। जो भी उन लोगों ने मॉड्यूल्स बताए थे वो सारे मॉड्यूल्स फिनिश ही नहीं हुए क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सोच रखा था। मतलब एक एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होनी चाहिए कि वो आपके स्पेसिफिक टाइम के अंदर ख़त्म ना हो पाए। सो यू कैन से कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना है कि हाँ हमसे इतनी जो वेबसाइट है वो बन जाएगी। एंड अगर आपको ऐसा हो कि यार इसके अंदर ये भी फीचर होना चाहिए बट आई डोंट नो कि ये फीचर बन सकता है या नहीं, तो उसको आप लोग एज अ फ्यूचर स्कोप्स में डाल सकते हो कि हाँ अगर ये चीज़ जल्दी हो जाती है, हमारा प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है, तो इसके अंदर ये सारे फीचर्स भी ऐड कर देंगे बाद में। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो।
ओके, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपका जो फाइनल ईयर का जो फर्स्ट 6 महीने होते हैं उसके अंदर आपको इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे डायग्राम्स बनाने पड़ते हैं। मतलब अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट के लिए अलग डायग्राम्स होते हैं एंड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अलग डायग्राम्स होते हैं। ओके, तो आपको पूरे के पूरे 6 महीने इन डायग्राम्स के ऊपर वर्क करना होता है एंड साइमल्टेनियसली आप लोग जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसको भी सीखते रहते हो उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। सो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बेनिफिशियल चीज़ बताऊँ तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने टीममेट्स के साथ इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हो और एक रूटीन फिक्स कर सकते हो आपके पूरे दिन के अंदर कि हम लोग इतने 2 घंटे जो हैं रोज़ हमारे इस प्रोजेक्ट को ही देंगे। सो स्टार्टिंग में आप लोग जो भी आपके टास्क हैं उनको डेलीगेट कर सकते हो, जैसे कि यू कैन डू रिक्वायरमेंट एनालिसिस, तू प्रेजेंटेशन पे काम कर सकता है, तू डायग्राम्स पे काम कर सकता है, तू इसकी हेल्प करना, ऐसे करके आप लोग हैं अपना टास्क जो है वो असाइन कर सकते हो एंड रोज एक रूटीन बना सकते हो एंड इस रूटीन पे आप लोग एक दूसरे के साथ अकाउंटेबल हो सकते हो कि आज तूने क्या किया। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्रॉब्लम भी एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। सो एक तरह से रूटीन बन जाता है, तो आपका जो काम है वो भी काफ़ी अच्छे से होने लगता है। सो मेरे टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन था, तो मेरा जो कॉलेज था वो दोपहर तक हो रहा था, मतलब सुबह से लेकर दोपहर तक। एंड दोपहर को हमारे कंपनी के लेक्चर होते थे जिसमें वो लोग हमें ट्रेनिंग देते थे एंड शाम को हमारा जो 6 से 8 का टाइम था वो पूरी तरह से फिक्स था हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर। तब हम लोग डायग्राम्स बनाते थे एंड डिस्कस करते थे कि आज जो भी लेक्चर में पढ़ाया वो कैसा था। तो सारी की सारी चीज़ें हमारी वहाँ पे हो जाती थी अच्छे से। एंड उसके बाद जो आपका फाइनल सेमेस्टर होगा उस फाइनल सेमेस्टर के अंदर आपको एक्चुअल में कोडिंग करनी पड़ेगी। आपको पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट आपने डायग्राम्स बनाए हैं उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो जो भी आपने डायग्राम्स बनाए हैं वो डायग्राम्स आपको एक्चुअल में क्लियर आइडिया देंगे कि कैसी सारी की सारी चीज़ें होगी, जिसके अंदर आपने डेटाबेस के भी सारे के सारे टेबल्स रख दिए हैं। तो आपको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट के लिए एंड अब आपको एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना होगा आपके लास्ट के 6 महीने के अंदर। एंड अब तक आपको जो टेक्नोलॉजी है उसका भी क्लियर आइडिया हो चुका होगा, बिकॉज आप जो 6 महीने में वो टेक्नोलॉजी सीख रहे थे तो उसी टेक्नोलॉजी को अभी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। एंड फाइनल ईयर के एंड तक आपका पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्ड होकर रेडी हो जाता है। एंड इस पूरे टाइम के बीच में इतने सारे करेक्शन होंगे, जो भी आप डायग्राम बनाओगे उससे आपको वापस से बनाना पड़ेगा, बहुत सारे करेक्शंस देंगे। एंड इवन आपको जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन के अंदर आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर भी वर्क होगा, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप अटकोगे तो वो सही नहीं लगेगा। तो आपको आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं मेरे लैपटॉप के अंदर एंड उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी टीम ने फाइनल ईयर के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया था। सो या एज यू कैन सी ये हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल है। हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल था क्रिएटिव स्क्रैपयार्ड एंड हमारा ग्रुप नंबर 8 था। एंड स्टार्टिंग में हम लोगों ने थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दी है खुद के बारे में एंड हमारी कंपनी के बारे में। एंड नीचे जाएंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हम लोगों ने हमारे प्रोजेक्ट की डिटेल दी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट थी जहाँ पे जो भी नॉर्मल लोग हैं जैसे मैं और आप लोग वो अपना कोई भी स्क्रैप सेल कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास कोई भी टूटा हुआ कप हो या टूटा हुआ फ़ोन हो, ऐसे कोई भी स्क्रैप चीज़ें हैं वो आप लोग सेल कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे ऑन द स्क्रैप यार्ड सेक्शन। ओके, हमारी जो वेबसाइट है वो 2 सेक्शन के अंदर थी, एक क्रिएटिव साइट और एक स्क्रैप यार्ड साइट। तो आप लोग स्क्रैप यार्ड के अंदर आपका कोई भी स्क्रैप या यूज्ड आइटम है वो सेल कर सकते हो। एंड कोई भी आर्टिस्ट है, बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट आर्टिस्ट, वो स्क्रैप यार्ड सेक्शन में ये सारी टूटी फूटी चीज़ों को खरीद सकता है। ओके, तो क्या होगा कि अगर आपने जो भी टूटा हुआ कप या टूटा हुआ फ़ोन रखा होगा वो वहाँ से वो चीज़ बाय कर सकता है एट अ रीजनेबल रेट। एंड उसके बाद ये जो चीज़ें हैं उसे वो कस्टमाइज़ कर सकता है। तो जो टूटा हुआ कप है वो उसे और अच्छा बना सकता है, उसे और आर्टिस्टिक लुक दे सकता है एंड वो उस चीज़ को और कस्टमाइज़ करके उसे क्रिएटिव साइड पे सेल कर सकता है। ओके, तो हमारी जो क्रिएटिव साइड है वहाँ पे सारी की सारी जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं वो मिलेगी एंड स्क्रैप यार्ड सेक्शन पे जो भी यूज चीज़ें हैं वो मिलेगी। सो दिस वॉज होल आइडिया ऑफ आवर प्रोजेक्ट कि यहाँ पे जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो भी अपना स्क्रैप सेल कर सकते हैं, आर्टिस्ट अपनी स्किल दिखा के प्रॉफिट कमा सकता है एंड कोई भी नॉर्मल यूज़र है जिसे कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ें रीजनेबल रेट्स पे चाहिए वो क्रिएटिव साइट से कोई भी चीज़ बाय कर सकता है। सो एज यू कैन सी हम लोगों ने यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग की हुई है, पहले से कौन से सिस्टम्स थे एंड हम लोग जो सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर कौन सी नई चीज़ें हैं एंड साथ ही साथ इसके अंदर हम लोग और कौन सी चीज़ें ऐड करने वाले हैं, हमारी एंटिटीज़ क्या होगी, कौन कौन इसे यूज़ करेगा एंड साथ साथ में हम लोग कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड साथ साथ में बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग टेम्पलेट्स यूज़ कर लेते हैं, मतलब पहले से ही बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं फ्रंट एंड के, मतलब डिज़ाइनिंग के, तो वो लोग उससे ही यूज़ करते हैं, उससे ही थोड़ा बहुत एडिट करके खुद का बना लेते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप ये चीज़ अवॉइड करो, आप खुद से ही आपका पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग करो, भले ही आप बूटस्ट्रैप यूज़ करो क्योंकि बूटस्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर देता है आपका काम, बट आप टेम्पलेट यूज़ मत करो क्योंकि उससे एक तरह से वो टेम्पलेट भी आपका नहीं है। साथ साथ में अगर आपका एग्जामिनर जो है, जो आपका प्रेजेंटेशन देख रहा है, अगर उससे पहले से ही वो टेम्पलेट देखा हुआ होगा तो आपके मार्क्स पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है,
प्लस आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे, आप एट द एंड वो टेम्पलेट को ही एडिट कर रहे हो, तो आप कुछ नया भी नहीं सीख पाओगे। तो इस वजह से आई होप कि आप लोग कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बूटस्ट्रैप या कोई और डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क, बट आप पहले से ही जो टेम्पलेट्स बने हुए उन्हें यूज़ ना करो, उसे अवॉइड करो, ठीक है। तो हम लोगों ने फ्रंट एंड पे कुछ ये टेक्नोलॉजीज यूज़ की थी, एंड बैक एंड में हम लोगों ने जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ किया था, जिसके अंदर हम लोग पाइथन से एक वेबसाइट बना सकते हैं, एंड डेटाबेस के लिए हम लोगों ने MySQL यूज़ किया था, ओके। एंड इसी तरह हम लोगों ने और भी कुछ डेटा फ्लो डायग्राम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं हमारे पूरे के पूरे जो भी हमारा प्रोजेक्ट था उसके ऊपर, एंड इंडिविजुअली सारी की सारी DFDs बनाने पड़ते हैं, वो DFDs सारे के सारे बना दिए। एंड उसके बाद डेटा डिक्शनरीज, हमारी सारी की सारी टेबल्स की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो भी हम लोग डेटाबेस के अंदर टेबल्स डालने वाले थे, उसके ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बनाई हुई है। एंड ये सारी की सारी जो भी टेबल्स है उसके लिए हमें एक ER डायग्राम बनाना होता है, जिससे हमें उनका रिलेशनशिप पता चले, तो उसके लिए हमने ER डायग्राम्स भी बनाए थे, ओके। तो दिस वाज द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ माय 5th सेमेस्टर, एंड ये जो है ये हमारी 6th सेमेस्टर की प्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर हमको एक्चुअल में पूरा का पूरा लेआउट बताना होता है। तो इसके अंदर अगर मैं आपको पूरा वेबसाइट का लेआउट बताऊं, तो हमें एक्चुअली दिखाना पड़ता है कि विजिटर्स के लिए कौन सा लेआउट है, एडमिन के लिए कौन सा लेआउट है, एंड यूजर के लिए कौन सा लेआउट है, ओके। तो इफ आई शो यू द विजिटर साइड, तो होम पेज हमारा कुछ इस तरह से था, ऊपर क्रिएटिव स्क्रैपयार्ड करके 2 बटन्स थे, एंड एक तरह से टाइटल भी थे, एंड नीचे नीचे जाकर के हम लोगों ने ऐसा कुछ लेआउट बनाया हुआ था, ओके। अबाउट अस पेज पे हम लोगों ने क्रिएटिव स्क्रैपयार्ड का पूरा यू कैन से आइडिया लिखा हुआ था कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग कैसे वर्क करते हैं, हम लोगों को कोई कांटेक्ट करना चाहो तो ये पूरा का पूरा कांटेक्ट अस पेज बनाया था। एंड ये पूरा का पूरा पेज हम लोगों ने एक्चुअली बूटस्ट्रैप के थ्रू बनाया हुआ है। एंड इसी तरह हम लोगों ने क्रिएटिव स्टोर बनाया हुआ था, जिसके अंदर सारी सारी जो भी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, जो भी आर्टिस्ट सेल करना चाहता है वो यहाँ पे दिखती है, ओके। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस रेंज फिल्टर्स भी डाले थे, एंड हम लोगों ने अलग अलग कैटेगरीज डाली हुई थी, जैसे कि आर्ट, होम डेकोर, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। एंड हम लोग यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से डिफाइन किया हुआ था, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो हम लोगों ने सिंगल आइटम के लिए भी अलग से पेज बनाए हुए हैं, जैसे कि अगर आप क्लिक करोगे आइटम पे तो क्या होना चाहिए, ऐसे करके हमको एक्चुअली सब कुछ बनाना पड़ता है हमारे प्रेजेंटेशन के वक्त। एंड स्क्रैपयार्ड सेक्शन में भी अगर आप देखो तो स्क्रैपयार्ड सेक्शन में हम लोगों ने डार्क UI डाली थी, एंड इसी तरह क्रिएटिव स्टोर की तरह ही हम लोग भी इस पर क्लिक कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज़ हाउ माई प्रोजेक्ट वॉज। इसके अंदर हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, मैं सारे के सारे लेआउट बताने बैठूंगा तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। इसके अंदर एक्चुअली काफ़ी सारे मॉड्यूल्स थे कि हम लोग रिव्यू दे सकते हैं, एंड जो भी आर्टिस्ट है उसे बैजेस मिल सकते हैं। सो इस तरह से हमारा पूरा प्रोजेक्ट था। सो या आई होप कि आपको सारा का सारा जो प्रोसेस था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का वो समझ में आ चुका हो, एंड सारे के सारे डू एंड डोंट समझ में आ चुके हो इस वीडियो के अंदर। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून।